Hello, my CDS aspirants. How are you? So, today I'm going to complete the chapter 2 of M. Lakshmikant Indian Polity for CDS aspirants. And yes, if you are UPSC aspirants, you also can watch it. And now, coming to my original accent, yes, we have completed the chapter 1 successfully. And yes, I am also an aspirant like you. And चलिए शुरू करते हैं. देहाती में आते हैं अब. देखो, सबसे पहले बोल रहा है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड कर रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड 1934 से हुआ है. इससे पहले भी हुआ है. इससे पहले हुआ है, लेकिन गांधी जी ने किया है. बट ना क्या है कि ये वर्ड नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ये वर्ड, ये प्रोनाउंसिएशन, ये जो अच्छा लग रहा है सुनने में, ये चीज़ पहली बार बताया गया. तो कौन बोला? ये एम एन रॉय ने बोला. एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट लीडर थे, जो पहली बार बोलते हैं कि वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. सब सुन के बोला ये वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. सब सुन के बोल रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है? सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, अमीर लग रहा है सुनने में. क्या है ये चीज़? तो फिर बाद में बताया कि ये ओरिजिनली ये पार्लियामेंट ही है. तो ये बोला वाह वाह, अच्छा चीज़ बोल रहे हो तुम तो बहुत अच्छा बोल रहे हो, मैं तो तुम्हें ही वोट दूंगा. ऐसा होने लगा. फिर 1935 आया. 1935 ये पॉलिटिकल लीडर. 1935 में देखो फेडरेशन आ चुका था. फेडरेशन का मतलब हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल चुका था. एक बहुत बड़ा वास्ट एक्ट बनाया गया था. तो उसमें हम लोगों को इसके बारे में बताया नहीं गया है. मतलब इसके बारे में कुछ भी नहीं था. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी हो, ये चीज़ नहीं था. तो इसलिए सोचा, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर बोले ये चीज़ जो मांग किया था, ये अच्छा चीज़ था, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेंगे, हम खुद बोलेंगे तो हम दूसरे के सामने अच्छे हो जाएंगे. तो इसलिए ये भी मांग करते हैं. ये मजाक से हट के कोई ऑफेंस मत होना, बस मजाक के लिए बोल रहे हैं. हाँ, तो ठीक है. वी वांट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एंड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वी इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड वी कैन वोट फॉर ए बिग कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा करके बोल रहा था, भाषण दे रहा था. हम नहीं बोल रहे. हाँ, ठीक है. तो ऐसे डिमांड करता है 1935 में. फिर उसके बाद 1935 का जो एक्ट आया था, ये वाला एक्ट 1935 में एक एक्ट जो आया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिला था. तो उसमें कांग्रेस लोग जीते थे. कांग्रेस लोग काफ़ी सारे प्रोविंशियल जगह जीते थे, तो कांग्रेस का सरकार बना था. तो कांग्रेस का सरकार बना था. और 1938 में सरकार बनने के बाद 1937 में सरकार बना था. 1938 में इसलिए बोला, फिर से ज्ञान देते हुए, कहीं पे सेशन हो रहा होगा तो वहाँ पे बोलता है कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे जिसमें हम लोगों का एडल्ट फ्रेंचाइजी होगा. मतलब जो भी लोग 18+ होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल, सब वोट दे सकते हैं. वाह वाह नेहरू जी, वाह, यू आर ग्रेट. तो ऐसा करके हुआ. ठीक है. फिर उसके बाद 1940 का बात आता है. 1940 में आया था अगस्त ऑफर. अब ये क्यों आया? देखो, अगस्त ऑफर आने का रीज़न है, 1940 के टाइम पे चल रहा था. एक्चुअली 1939 से स्टार्ट हो गया था. वर्ल्ड वार टू आया था. तो लिलिंगथू नाम का एक हमारे लोग के यहाँ पे लंगूर था, वायसराय. वो क्या बोलता है, जब वर्ल्ड वार 2 होता है तो एक तरफ यूके जो इंग्लैंड वाला होता है, इंग्लैंड, और एक तरफ जापान और बहुत सारे कंट्रीज है. तो ये मेन मेन जो ये हम लोग के अभी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, तो वो याद रखते हैं. तो इंग्लैंड के जो थे हम लोग का, ये लिलिंग थू बोल देता है इंडिया इज विथ यू, विथ अस, इंडिया हमारे साथ है. तो इससे क्या होगा? इससे होगा क्या, यहाँ के लीडर्स लोग जो कि अभी इलेक्टेड लीडर्स हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. बोलता है हम लोग को तुम लोग ये अपने साथ क्यों जोड़ लिए? क्योंकि इन लोग जो है, इन लोग को भी गाली मिलता है इन लोग के नीचे लोगों से. हाँ, तुम लोग तो इलेक्टेड मेंबर हो, तो तुम बोले होगे तभी ना मिला होगा हम लोग को इसमें घसीटा जा रहा है. हम लोग को पहली बार में तो घसीटा था, उसमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला. तो इस टाइम इन लोग प्रेशर देता है लीलिंग थू पे. लीलिंग थू पे प्रेशर दे रहा है. तो इसलिए उन लोग क्या करता है, अगस्त ऑफर लेके आता है. बोलता है सुनो सुनो सुनो. और अगस्त ऑफर लाने का एक और रीज़न था. जापान जो था, जापान इधर कॉलोनाइज करते करते आ रहा था, तो इन लोगों को डर लग रहा था कि क्या होगा. तो अगस्त ऑफर लेके आता है. अगस्त ऑफर लाता है. अगस्त ऑफर में था क्या? अगस्त ऑफर में पहला था डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस, बस आप इसी को याद रखो. इन लोग मांग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इन लोग मांग करते हैं भागो यहाँ से, ये देता है डोमिनियन स्टेटस. बोलता है साले, मैंने ये चीज़ तो 1929 से पहले ही मांग की थी. 1929 के बाद तो मेरा मांग ही चेंज हो गया है. पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज. अब ये डोमिनियन स्टेटस हमको बिल्कुल नहीं चाहिए. बच्चों वाली चीज़ें मुझे मेरे सामने मत लाना. तो इसे रिजेक्ट कर देता है.
और 1940s में पार्टीशन वाला बात भी नहीं था, जिसके कारण मुस्लिम लीग भी इसे रिजेक्ट कर देती है। और पहला, सॉरी यार, मैंने डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है ये तो बताया ही नहीं। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब होता है आप सब अब खुद से रूल करो, हम लोग बस माथा पे टिके रहेंगे। मतलब हम यहाँ पे हैं, उसके बाद आप जो करना है करो, ये यहाँ से आपको जो करना है करो, आप खुद से रूल्स बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन माथा पे हम लोग लटके रहेंगे। ये चीज़ होता है डोमिनियन स्टेटस। तो मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुप्रीम कंट्रोल रहेगा ही रहेगा, उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो इसको रिजेक्ट कर दिया। अब आता है 1942, जब जापान काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका है। मतलब इधर यहाँ पे कोना में यूके है ना, इंडिया अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे जापान है। तो जापान क्या हो चुका है, नीचे नीचे जो बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज है, अरे यार हाँ सिटी साउथ एशियन कंट्रीज है, तो साउथ एशियन कंट्रीज में कॉलोनाइज जो ये ये यूके का कॉलोनाइज था उसको छीन चुका था। अब इंडिया का बारी था। डर गया, इन लोग बोल रहे हैं अब तो हम लोग का इतना बड़ा जगह चला जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, हम लोग को वहाँ से कितना पैसा मिलता है, कितना सब कुछ है, सब खत्म हो जाएगा। आ जाता है फिर से क्रिप्स मिशन लेके, बोलता है आइए आइए आइए, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो इन लोग बोलता है कि सुनिए, हम आपको देंगे, सब कुछ देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो डिमांड था वो बोलते हैं हम पूरा करेंगे। फिर बोलते हैं पार्टीशन चाहिए, पार्टीशन का हमको नहीं पता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देंगे बोलता है। जिसके कारण क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग बोला वी डोंट नीड इट। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया क्योंकि ये बोल रहा था कि जब वॉर खत्म होगा, व्हेन द वॉर विल एंड, व्हेन वॉर विल एंड वी विल गिव यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वॉर खत्म होने के बाद तब गांधी जी एक बोलते हैं दिस इज ए पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। अरे यार रुको, फ्रू रुको, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब, सॉरी यार स्पेलिंग नहीं पता। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब कि आप बोल रहे हो कि फ्यूचर में अगर मेरा सब कुछ ठीक रहा तब हम आपको देंगे। ये तो कहीं से भी कुछ भी हम लोग एश्योर कर ही नहीं रहे, तब हम आपका साथ क्यों दें? इसलिए इधर बोलते हैं अभी तो गरम गरम समय है, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। इधर नेहरू, ये क्या नाम है उनका, महात्मा गांधी भी दिल्ली चलो आंदोलन कर देते हैं, करो या मरो, पूरा एकदम लगातार चलते रहता है। खैर चलते रहता है चलते रहता है। 1942 में क्रिप्स मिशन भी फेल्ड हो गया, ये भी फेल्ड हो गया। ठीक है, अब आता है 1946, जब वॉर ख़त्म हो चुका था कि ये ब्रिटिश में। फिर उसके बाद नया सरकार आ गया था, लेबर पार्टी, थोड़ा इंडिया को अच्छा करता है ये। तो लेबर पार्टी बोलता है देखो पैसा वैसा भी बहुत ख़त्म हो गया वॉर में, अब हम लोग, और उन लोग भी बहुत प्रेशर दे रहा है, नहीं रह पा रहे हैं तो छोड़ देते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो जो उन लोग मांग रहे हैं जाओ दे दो, उसके बाद हम लोग आज़ाद हो जाते हैं उन लोग से। मतलब हम लोग से ही परेशान हो गया था उन लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कुछ मीम्स भी आया था ना कि क्या पता 1947 में उन लोग ही हम लोग को छोड़ के गए हैं, हो सकता है, पता नहीं, मतलब परेशान कर दिया था। तो क्या हुआ, तो कैबिनेट मिशन प्लान भेजा, कैबिनेट मिशन को भेजा। 3 आदमी थे इसमें, एक थे क्रिप्स सर जो पहले आए थे, क्रिप्स, फिर एक अलेक्जेंडर और एक लॉरेंस, 3 आदमी थे, याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्रिप्स, हाँ स्पेलिंग नहीं पता, क्रिप्स कुछ होगा क्रिप्स, फिर एक अलेक्जेंडर, हाँ अलेक्जेंडर स्पेलिंग नहीं पता, फिर एक लॉरेंस। ये तीनों नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये लोग आते हैं। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन होता क्या है पहले वो बता देते। कैबिनेट मिशन देखो आता है तो डिस्कस करता है सबके साथ, ये आईएनसी मुस्लिम लीग सबके साथ डिस्कस करता है, बोलता है क्या होगा कि, तो कंक्लूजन पे आता है तो क्या होगा बोलता है, देखो बोलता है वी आर ग्रुपिंग द इंटायर इंडिया into 3 categories like on the base of religion, Hindu, सॉरी सॉरी यार सॉरी, हाँ, हिंदू एंड मुस्लिम एंड अनदर मुस्लिम, एंड द येलो पार्ट इज ये प्रिंसिपली स्टेट्स। ये चाहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, ये इसका अपना मर्जी रहेगा। लेकिन ऐसे ग्रुप कर देंगे, ग्रुप कर देंगे, मतलब अभी के टाइम में जैसे नहीं होता है बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट मिल के, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बोल रहे, कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल के एक स्टेट बनाता है, तो वैसे ही कर देंगे बोलता है, और वैसे करेंगे और उन लोग ऐसे एक साथ रहेगा, और ये रिलीजन बेसिस पे होगा। तो ये इधर एक बन जाएगा, इधर एक बन जाएगा और इधर एक बन जाएगा। तो इससे
इंडिया, और ऐसा तीन को बन जाएगा और इन लोग तीनों का एक यूनियन होगा जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे देंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये एक बड़ा हो गया और इसको तीन पार्ट में ग्रुप कर दिए, ग्रुपिंग करके रहेगा। और और ये कुछ नहीं, ये इसको सोचा ना, ये जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग बहुत शातिर था, वो नहीं मान रहा था पहले। उसको तो पहले चाहिए था आज़ाद, उसको पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा था। लेकिन ये ग्रुपिंग वाला सुन के वो बोलते हैं हाँ हाँ चलेगा चलेगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर सोच रहा था। मतलब ये बोला था ना, जब ग्रुपिंग कंट्रीज होगा तो ग्रुपिंग कंट्रीज होगा, ऐसा कर ग्रुपिंग कंट्रीज बना देंगे। और उसके बाद बोला था अगर आप लोगों को ग्रुपिंग कंट्रीज पसंद नहीं आ रहा है तो आप आफ्टर 5 years यू कैन ज्वाइन अनदर ग्रुप्स। तो ऐसा करके बोल दिया था। तो बोला था वाह तब तो काफ़ी अच्छा है, तब तो मज़ेदार है। बोलता है ये सोच रहा है कि ये भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, तो 5 साल बाद क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर देंगे मतलब एक साथ कर देंगे। तब ये चीज़ कैसे भी करके इसको भनक लग गया गांधी जी को। गांधी जी ने क्रिप्स से बात किया, क्रिप्स बोला कि अच्छा अच्छा ऐसा सोच रहा है, ठीक है ठीक है। तो उस टाइम बोलता है ये ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, अगर यहाँ के लोग मुसलमान हैं फिर भी अगर वो चाहते हैं कि वो हिंदू के साथ रहें या फिर अकेले रहें तो रह सकते हैं। इससे ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो, ये मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। फिर बोलता है नहीं 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 चलेगा नहीं चलेगा, ये कैबिनेट मिशन नहीं चलेगा। लेकिन अफसोस तब तक काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, ये सब हाँ कर चुके थे। ये जो ग्रुपिंग वाला सिस्टम है इसको ये हाँ कर चुके थे। तो इसके कारण क्या हुआ, कैबिनेट मिशन भी सक्सेसफुल हो गया। और इसमें जो जैसे जैसे प्लान दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या क्या बोला गया था, कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पूरा फ्रेम किया गया था। तो उस अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो देखो कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946। कॉम्पोजिशन क्या होता है, सबसे पहले तो जो अभी चल रहा है 10 लाख पे एक एमपी, उस टाइम से अभी तक चला आ रहा है 10 लाख पे एक एमपी। उस टाइम पे लगभग इससे हम लोग सोच सकते हैं 38.9 लाख लोग थे। ठीक है। तो कंपोजिशन तो 389 सीट्स बनाया गया, जिसमें से क्या क्या रहेगा, ब्रिटिश इंडिया 296 सीट्स और प्रिंसिपल स्टेट्स 93 सीट्स। ब्रिटिश इंडिया मतलब जो ब्रिटिश के अंडर था, प्रिंसिपल स्टेट्स मतलब अभी भी राजा वाजा थे वहाँ पे। ठीक है। तो इलेक्शन मेथड कैसा होगा बोला, तो PRSTV का मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब एज ऑफ नाउ द प्रेसिडेंट वोट का मतलब क्या, इट इज ए प्रीफरेंसेबल वोट, प्रीफरेंस मतलब रैंक करते हैं। मान लो तीन आदमी है ABC एंड आई एम द पर्सन हुज नेम इज अजय। आई एम गोइंग टू वोट दिस पीपल लाइक ये, दिस इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस, दिस इज माई सेकेंड प्रेफरेंस, दिस इज माई थर्ड प्रेफरेंस। सेकेंड पर्सन लाइक अनदर पर्सन लाइक Rahul will vote like Rahul will vote B as a first person, then A is a second person, and C as a third person. And in this way, the vote will continue. And who get more number of first preference, that person will win the vote. तो ऐसे करके चलेगा और कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, ये था STV। ओके। माई वोट एक्चुअली एमएलए वोट करते हैं इसमें। इसमें हम लोग वोट नहीं करते, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यस यस, ये मैंने बताया नहीं होगा, ये हम लोग नहीं वोट करेंगे, इसमें एमएलए लोग वोट करेगा। जैसे अभी के टाइम में एमएलए ही ना वोट करते हैं ये प्रेसिडेंट को, तो वही है। और प्रिंसिपल स्टेट्स का तो क्या है, प्रिंसिपल स्टेट्स क्या करेगा, राजा जी बैठे हुए हैं, इसका मंत्री जी बहुत सारा बैठा हुआ है, ये अपना गद्दी पे बैठा हुआ है। बोलता है कुछ फरमान है यहाँ से, एक आधा ये सेनापति सेना का वो कुछ रहता नहीं है, वो बोलेगा कुछ फरमान है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश लोग भेजा। बोलते बताओ क्या है, बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा प्रिंसिपल स्टेट्स ऐसा ऐसा एक आदमी आपको भेजना पड़ेगा। बोलता है एक आदमी नहीं, बोलता है कि आपको जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं हम थोड़ी जाएंगे, मेरा इज्जत इतना डाउन नहीं है, हम तो राजा हैं। तो एक आदमी को बोलता है तुम चले जाओ, इसको बोलता है जाओ जी संभाल लेना क्या क्या हो रहा है। बोलता है ओके माय डियर। तो उसके बाद चला जाता है और आई विल ज्वाइन लेटर मे बी। तो 93 सीट्स में प्रिंसिपल स्टेट्स। इलेक्शन रिजल्ट कैसा रहा, चलिए देखते हैं इलेक्शन रिजल्ट। 296 सीट्स में कैसा कैसा हो, क्योंकि 93 सीट्स तो ऑटोमेटिक है कि वो उसमें वहाँ के लोग भेजे गए हैं, प्रिंसिपल स्टेट्स थे वहाँ के लोग भेजे गए, तो वो तो वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ। तो 296 सीट्स में इलेक्शन हुआ, जिसमें से 208 सीट्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता। दैट मीन्स ए वास्ट मेजोरिटी इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड 73 सीट्स गोज टू मुस्लिम लीग, काफ़ी ज़्यादा सीट है इन लोग को भी। और कुछ कुछ इंडिपेंडेंट पार्टीज जैसे कि अंबेडकर का भी कुछ पार्टी होगा, अंबेडकर ने भी कुछ जीता, और कुछ कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स उन लोग भी जीते। ठीक है, अब तो बन गया। मुस्लिम लीग को थोड़ा ख़राब लगेगा, असल हम लोग को इतना कम सीट मिला।
तो ठीक है, अब मिला तो सही, काफ़ी मिल गया उतना भी। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पहला मीटिंग होता है पूरा, मतलब अब तो बोलता है अब पूरा स्पीच देंगे। 9 दिसंबर को पहला मीटिंग होता है, 9 दिसंबर 1946। इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है 1946। हाँ, हु वाज द टेम्परेरी चेयरमैन? टेम्परेरी चेयरमैन इज द सचिनानंद सिन्हा। एंड बाय विच स्टाइल इट वाज अपॉइंटेड? थ्रू द फ्रेंच प्रैक्टिस। फ्रेंच में कैसा होता है कि एमपी में जो भी सबसे ज़्यादा एजेड होता है उनको दे दिया जाता है कि जैसे अभी के टाइम में ओम बिरला कैसे बनते हैं, वो प्रोटेन में स्पीकर बनता है, उसके बाद ये बनता है ना, तो उस टाइम पे क्या था, सचिनानंद सिन्हा पहले वो ये थे, तो मतलब सबसे ज़्यादा एजेड इंसान थे, तो उसको वो बना दिए गए, प्रेसिडेंट बना दिया, बोलता है आप संभालिए। अभी के टाइम में स्पीकर टाइप का, आप संभालिए मतलब आप इलेक्शन कराइए और उसके बाद प्रेसिडेंट होगा। तो ये एक एज ए प्रोटेम स्पीकर काम किया, फ्रेंच स्टाइल बोला जाता है ये। तो उसके बाद ये इलेक्शन कराया, बोलता है किसको प्रेसिडेंट चुनना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट चुना गया कौन, हमारे प्यारे राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट चुने गए, इलेक्टेड ऑन 11 दिसंबर, 2 दिन बाद ही। ठीक ठीक है, फिर उसके बाद दो और प्रेसिडेंट चुना गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, आप पूरा इंडिया को संभालना है। एस सी मुखर्जी, वी टी का, कृष्णा मचारी, ये लोग को भी संभाला गया। और मुस्लिम लीग वाले आए ही नहीं, मुस्लिम लीग खाली रह गया, उन लोग का कोई आया नहीं, क्योंकि शर्म के मारे नहीं आया यार। शर्म के मारे का मतलब क्या ही बोलेंगे, 73 सीट्स जीता, देख रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरा तू तू मैं करता था, अब वही जीत लिया इतना सारा सीट्स। तो बोलता है हम हमको पूरा गाली देगा उन लोग, इसलिए नहीं आया, और इसलिए बॉयकॉट कर दिया। और क्या, और हाँ, इन लोगों को पाकिस्तान भी तो नहीं मिला था, यही है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ याद रखिएगा। 1946 इन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बोलते हैं देख लेते हैं। पहली बार तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास किया, ये कौन है, हमारे नेहरू जी हैं। बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रोपोजल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 10 दिसंबर को इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सी डी एस एस्पेरेंट्स। येस, यू कैन अवॉइड इट इफ़ यू आर एन यू पी एस सी एस्पेरेंट्स। ओके, इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ दिन तक भाषण चला, बहुत भाषण चला, बोलते हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अच्छा भाषण था, मतलब ये क्या था कि इसमें अच्छा 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 चीज़ बोला जा रहा था, तो इसलिए कोई भी बोला कि नहीं हो करेंगे, ऐसा नहीं, वैसा नहीं बोला, मतलब अच्छा अच्छा चीज़ बोला गया था, जैसे कि जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, इसमें कोई भी पॉलिटिकल थॉट नहीं था, इसलिए ये सब ने इसको अप्रूव कर दिया, अप्रूव 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 अप्रूव। और ये बेसिस ऑफ प्रिम्बल भी बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, अभी के टाइम में प्रिम्बल, अभी के जैसे प्रिम्बल दिखता है ना, वैसे ही लगभग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का थीम था, मतलब थीम मतलब जो लिखा हुआ है, समरी जो है, सेम सेम है। आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अब देखो कहाँ, अब देखते हैं कि 1947 का जो एक्ट आया, जब माउंट बेटन प्लान आया, उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी चला गया, तो उसके बाद क्या क्या इफेक्ट पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। सबसे पहला तो ये सोवेरेन बन गया, नाउ देर इज़ नो कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये फुल्ली इंडिपेंडेंट है, खुद से कानून बनाएगा, खुद ऐसे रहेगा, वी आर फ्री नाउ बोल रहा है, कोई ये नहीं रहेगा, इसके बाप माँ नहीं रहेगा इसका, हम खुद हैं सब कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिकेम्स लेजिस्लेचर, अब ये लेजिस्लेचर बन गया, मतलब अब ये कानून बनाने वाला घर बन गया, यहाँ पे कानून बनेगा, अब यहाँ पे कानून बनेगा, पीकेएम है लेजिस्लेटिव बॉडी। पाकिस्तान मेंबर चले गए, पाकिस्तान के जो मेंबर्स थे, मतलब उस टाइम पे तो फर्स्ट दिन पे नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे लोग आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो चले गए इन लोग। हम बोलता है ये मान लो ये मेंबर था, ये मेंबर था, बोल रहे बाय आई एम गोइंग, तो इसका फैमिली भी चला जाएगा, तो इसका मेंबर चला गया, ठीक है। स्ट्रेंथ रिड्यूस टू 299, as that was 389, now it reduced to 299, that means 90 of the members goes to Pakistan, went to Pakistan, sorry, ठीक है, जिसमें से कुछ कुछ प्रिंसियल स्टेट्स भी थे, तो चले गए, ओके। अब क्या कर सकते हैं, चले गए तो चले गए। फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्या क्या फंक्शन किया ये, मतलब फंक्शंस क्या क्या काम किया, वही सब चीज़ बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। अच्छा, आप कमेंट में बताइएगा ये जो नेशनल फ्लैग ये डिज़ाइन किसने किया है, कुछ पिंकी नाम से है शायद, आई डोंट नो, वेंगिया पिंकी कुछ ऐसे ही नाम है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 22 जुलाई 1947 को ये अडॉप्ट किया गया था, आई गॉट सेलेक्टेड, वाह। फिर नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया, जाना गाना माना अधिनायक जय है, 2 दिन पहले, ऐसे याद रखने का ट्रिक है, 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी को ये लाया गया, और वंदे मातरम को भी उसी दिन लाया गया था, अडॉप्ट किया गया। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 तक इलेक्ट हो गया, बेसिकली 1947 के बाद से इलेक्ट, 1947
1948, हाँ 47 के बाद से इलेक्शन चालू हो जाता है। तो उसके बाद 24 जनवरी 1950 में इलेक्शन में फर्स्ट जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सब वोट दिया, बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद अच्छा काम किया तो इसी को बनाते हैं, वो हुआ। फिर कॉमनवेल्थ में जुड़ गया इंडिया। कॉमनवेल्थ में जुड़ने का रीज़न था उस टाइम पे यूके जो था, इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा अमीर कंट्री था, तो उसके साथ रहना फ़ायदे में रहना था। अच्छा दोस्त, अमीर दोस्त बनाना फ़ायदा है ना, तो इसीलिए हम लोग रह लिए। बहुत सारा चीज़ मिल रहा था। इंडिया में मेंबरशिप रेटिफाइड थोड़ा, लेकिन ये रेटिफाई किया खुद को। मतलब पहले क्या था, और रुको यार, आप लोगों को तो कॉमनवेल्थ ही नहीं पता होगा, सॉरी। You can watch it like a WhatsApp group, and the name of the WhatsApp group is Commonwealth members, and the members are all the colonized countries, and the admin is UK, that means England, and all the rules have to followed by the colonized countries। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेजर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। व्हाट आर द मेजर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? देयर आर सो मच मेजर कमिटीज, सो मेनी मेजर कमिटीज। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ दिस। सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बी आर अम्बेडकर थे इसके हेड थे, चेयरमैन थे। और लेट्स ड्राफ्ट सीरियसली, अब ये कानून बनाएंगे। यूनियन पावर कमेटी, पावर से रिलेटेड ये बनेगा नेहरू जी। फिर पटेल जी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, देख के भी लग रहा है इन्होंने ही सबको एक किया था ना प्रोविंशियल लोग को, तो ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाया। फिर एडवाइजरी कमेटी भी बनाया गया जिसमें भी पटेल जी थे। फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कितना कितना पावर देना चाहिए, तो ये बनाया गया। स्टेट्स कमेटी, नेहरू जी थे इसमें, नेगोशिएशन कर रहे थे स्टेट्स लोग के साथ। ठीक है, अब देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को थोड़ा जूम करके। ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या है, चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, कुछ लोगों के पापा। फिर इसमें कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स। और ये पब्लिश कब किया गया, देखो ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट एंड फॉर द सीडीएस एस्पिरेंट्स ऑल्सो। कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि जो ये ड्राफ्ट जो पब्लिश हुआ, मतलब पब्लिश 2 बार हुआ है। मतलब एक बार फर्स्ट ड्राफ्ट बना और उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस हुआ, और उसका एनालिसिस, उसका फीडबैक लेके फिर से एक ड्राफ्ट बना, उसको ठीक करके और उसको कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रेडी बोल दिया गया और उसे पेश किया गया। कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। काफ़ी बड़ा प्रोसेस था वैसे। तो देखो पहला बार जो प्रोड्यूस किया गया था हम लोग के सामने, इसीलिए ना हम लोग इसे फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही इसे अप्रूव किया है। हम लोगों ने जितना फीडबैक देना था सब कुछ दिया। तो फर्स्ट ड्राफ्ट फरवरी 1948 में हम लोगों ने इसे ये किया। मतलब इसे ये किया नहीं, मतलब ये पब्लिश हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने फीडबैक दिया अक्टूबर तक ये टाइम दिया फीडबैक देने का। सॉरी, हाँ, अक्टूबर तक दिया। फिर उसका सेकेंड ड्राफ्ट रेडी किया, फिर सेकेंड ड्राफ्ट को रेडी करने के बाद वो इसको पब्लिश कर देता है। कहाँ पे पब्लिश करेगा जी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ये टोटल ये पूछा जाता है 141 डेज, कितना दिन टोटल डेज ऑफ वर्क, कितना दिन लगा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये ड्राफ्ट कमेटी को ड्राफ्ट बनाने में। तो 141 डेज लगा था, हाँ, 141 डेज ऑफ वर्क। और 2 साल 11 महीने वो था टोटल। मतलब बीच बीच में गैप होता है ना, संडे को हटा देंगे, फिर वैसे करके कुछ कुछ दिन होता है वो सबको हटा देंगे, तो टोटल 141 डेज लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ठीक है, इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, चलिए देख लेते हैं। 1948-49 ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इसे फर्स्ट रीडिंग भी कहा जाता है। 4 नवंबर 1948 में फर्स्ट बार रीडिंग किया गया। देखो ये सेकेंड ड्राफ्ट जब बना अक्टूबर में, फिर नवंबर में इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसे बी आर अम्बेडकर ने समझाया कि इतना एकदम पसीना निकल रहा था, फिर भी समझा रहा है, पागल हो गया था ये लड़का। तो कितना अमेंडमेंट देख रहे हो, 7653, जो सक रहा है तो वो बोल रहा है वहाँ के लोग, जिसमें से 2473 को थोड़ा डिस्कस करके थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव भी किया गया। और बाकी जो थोड़ा थोड़ा सेम था, एक टाइप का था, उसको रहने दिया। और कुछ कुछ इलॉजिकल था, पता नहीं था, उस सबको भी रहने दिया। ऐसे करके अमेंडमेंट्स किए गए। फिर इसे पास कब किया गया, जब सब कुछ हो गया, 4 नवंबर से ऐसा 26 नवंबर तक सब कुछ हो गया, तो इसे पास किया गया। ये है थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं जब इंट्रोड्यूस किया होता है। सेकेंड रीडिंग में थॉरोली रिवाइज किया जाता है, मतलब एक टाइप से ये वाला। फिर उसके बाद थर्ड रीडिंग में पास किया जाता है। फिर साइंड बाय 284 मेंबर्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सी डी एस एस्पेरेंट्स। 284 याद कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ याद कर लीजिए। 284 मेंबर्स ने साइन किया। बाकी लोगों ने साइन नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि जितने लोग प्रेजेंट थे उन लोगों ने साइन किया, सब ने साइन कर लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्फोर्समेंट हम लोग का भी एक बार में नहीं हुआ, इन्फोर्समेंट 2 बार में हुआ। देखो, 26 जनवरी को जब पास हो गया था, 26 नवंबर को, तो उस टाइम हम लोगों ने कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोगों ने पास कर दिया। जैसे इलेक्शन कैसे होगा, पार्लियामेंट कैसे काम करेगा, सिटीजनशिप के कितने रूल्स रहेंगे, और वैसे करके बहुत सारे थे, 5 6 7 8 करके ऐसे करके था। तो ये सबको पास कर दिया जो जो इंपॉर्टेंट था, और बोला हम लोग फुल इन्फोर्समेंट अभी नहीं करेंगे। बोलता है क्यों नहीं करेगा? सब गुस्सा आ जाता है, बोलता है क्यों नहीं करेगा? तो बोलते हैं ब्रो ब्रो लिसन लिसन, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन ईयरलियर 1920। याद करो वो दिन जब हम लोगों ने कहा था पूर्ण स्वराज की बात। हम लोग 26 जनवरी 1930 को आज़ाद होंगे, लेकिन हम लोग हो नहीं पाए थे, लेकिन आज हम लोग हो गए हैं, तो उसे हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे। तो सब बोला ठीक है, चुप ही रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर भी थे, उन लोग भी बोले थे। तो इसीलिए बोलता है ठीक है, ओके ओके। इसलिए 26 जनवरी को इसे पास किया जाता है। रिमेनिंग प्रोविजंस द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स। रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट, सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। सेलिब्रेट किया जाता है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस 26 जनवरी लिंक टू द 1930 पूर्ण स्वराज डे फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ INC। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हीरोज हैं हु हेल्प टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो BN राव, द हीरो, द एडवाइजर। जो क्या नाम है उनका, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता तो वो कहाँ किसके पास जाते थे? दोस्त दोस्त, ये हेल्प करो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये इनके पास पहुंच जाते। ये बहुत ज़्यादा ये लॉयर वॉयर थे, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो इनके पास जाते थे, ये हेल्प कर देता। नीड एनी लीगल एडवाइस, आई एम हेयर ब्रो, यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी एट नाइट वेन एवर यू आर फ्री। ठीक है। तो BN राव एडवाइजर थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे, याद कर लीजिएगा। फिर SN मुखर्जी, ये ड्राफ्ट्समैन थे। ये एक तरीके से लाइन खींचते थे, स्केल मतलब डिजाइन 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 नहीं, आप डिजाइन बोलेंगे तो गलत समझिएगा, मतलब कैसे लिखना है उसको, वो चीज़ के बारे में बताते थे। अब देखते हैं रायजादा। रायजादा क्या थे? कैलीग्राफर। इनका हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इतना मस्त लिखते थे ना, काफ मेरा ऐसा रहता है हैंड राइटिंग नहीं है ऐसा। तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा, काफ़ी मेहनत किया, इतना ज़्यादा लिखा, बेचारे ने कितना लिखा होगा सोचो, इतना 395 आर्टिकल्स लिखा। फिर नंदलाल बोस एंड सिन्हा, आर्टिस्ट। ये आर्टिस्ट आप लोगों ने देखा होगा, वो जो प्रिम्बल होता है, प्रिम्बल के साइड में ना डिजाइन बना हुआ रहता है। फिर ऐसे ओरिजिनल में भी डिजाइन बना हुआ है, बुक्स में भी काफ़ी सारे डिजाइन बनाए हुए हैं। तो वो किसने बनाया? नंदलाल बोस एंड सिन्हा ने बनाया। कौन कौन है नंदलाल बोस? नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा ने डिजाइन किया है, डेकोरेट किया है, सुंदर लग बनाया है, सुंदर। अब कुछ कुछ क्रिटिसिज्म है, इसे भी देख ही लेते हैं, लास्ट है ये। हालांकि CDS के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस कर लो। क्रिटिसिज्म क्या क्या क्रिटिसिज्म है? बोलता है ये क्या तुम लोग बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम लोग का इतना अच्छा, इसमें तो डायरेक्टली इलेक्शन हुआ ही नहीं है, इसमें तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हुआ है, जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये हम लोग का सरकार कैसे हो गया? बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल कैसे हुआ? हुआ ही नहीं है बोलता है, ये गलत है बोलता है, नहीं हुआ। फिर नॉट सोवेरेन बोलता है। नॉट सोवेरेन मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया है, ये हम आप लोगों के पापा ने बनाया है बोलता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया। तो ये कहाँ से सोवेरेन हुआ बोलता है, ये भी नहीं हुआ बोलता है, ये भी रिजेक्टेड। फिर बोलता है ये टाइम कंज्यूमिंग, इतना टाइम कोई लेता है? 2 महीने, 2 साल 11 महीने, इतना टाइम कौन लेता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? काफ़ी ज़्यादा ये है। ये बोलता है वाह। फिर कांग्रेस डोमिनेटेड, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ये हम लोगों का गवर्नमेंट है नहीं, ये कांग्रेस का गवर्नमेंट, ये कांग्रेस का लीडर है खाली, उतना सारा खाली कांग्रेस का ये मेंबर है, ये हम लोग का तो है ही नहीं। बोलता है ये भी ख़त्म। फिर बोलते हैं लॉयर डोमिनेटेड है, ये इतना ज़्यादा हैवी लैंग्वेज है, खाली पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, अमीर हैं। हम लोग थोड़ी हैं, गरीबों के लिए थोड़ी है, गरीब लोग तो जो बोलते हैं वही सुनता है। तो ये भी हो गया ख़त्म। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अच्छा है वो चीज़ किया गया है, जो अच्छा है, का मतलब जो पॉसिबल हुआ। अब यहाँ पे बोल रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया है, अब ये क्या करेगा? उस टाइम पे इंडिया के पास उतना पावर ही नहीं था। पापा पापा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम लीग फिर हालत ख़राब कर देगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन कराने का रीज़न नहीं पता हमको। हाँ हाँ, दूसरे टाइप का इलेक्शन उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहली बार जब 1950s का इलेक्शन हुआ था, तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन को दिक्कत हुआ था। तो ये तो 1946 का बात है, उस टाइम पे तो हालत ही ख़राब हो जाता। ठीक है।
और टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग से तुम्हारा क्या मतलब है भाई? टाइम कंज्यूमिंग हो है न, क्या है तुमको? इससे मतलब है ना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा सा तुमको मिले, किसका कहाँ कितना हुआ वो चीज़ थोड़ा ज़रूरत है। कांग्रेस डोमिनेटेड, अब जिसको वोट देगा उस टाइम पे जो मेजोरिटी में रहेगा, अभी जैसे बीजेपी है तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये बीजेपी डोमिनेटेड है? ये कोई तो ये हो गया रीजन हुआ? कुछ नहीं, लॉयल डोमिनेटेड। अब पढ़ा लिखा तो रहना ही पड़ेगा यार, देखो अब गवार लोग सरकार तो नहीं चला सकते। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू मी ऑल्सो, ब्रेक द लेग ब्रो, थैंक यू।